महाराष्ट्र। ये है वन शॉट फॉर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस से आर्टिकल्स दिए हैं अपन ने वही सीक्वेंस से कवर किए हैं विद हैंड रिटन नोट्स, और वो भी अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। सो वॉच द एंटायर वीडियो। जो जो न्यूमेरिकल्स बोले हैं इंपॉर्टेंट है, जो जो आर्टिकल्स बोले हैं प्लीज डू राइट द नोट्स, एंड ऑल द नोट्स यू विल बी गेटिंग ऑन द व्हाट्सएप चैनल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जॉइन द व्हाट्सएप चैनल और सारे वन शॉट और फ्री के नोट्स फटाफट डाउनलोड करो। एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो हमारे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। बॉस लेट मी टेल यू, इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कुछ कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल्स भी है। हम ये सब आज सॉल्व करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ व्हेन आई से एनालिटिकल केमिस्ट्री, बॉस एनालिटिकल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो एनालिटिकल ये टर्म का मीनिंग है एनालाइज करना। मैम क्या एनालाइज करना है हमको? तो जैसे देखो, अभी हम 2026 में बोर्ड देने वाले हैं, लेकिन हम क्या करते हैं 2022, 2023, 2024, 2025 ये सारे इयर्स के पेपर हम एनालाइज करते हैं। सो बेसिकली एनालाइज करने का मतलब है कि ये चेक करना कि उसके अंदर क्या क्या आया है। वैसे ही हम जब एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एनालाइज करना मतलब ये चेक करना कि उस कंपाउंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सो ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसमें हम बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि सेपरेशन, दो कंपाउंड्स को कैसे सेपरेट किया जाए, या उस कंपाउंड में अगर हमको कोई कंपोनेंट ढूंढना है कि अच्छा इसमें सॉल्ट है या नहीं, तो वैसे उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन, या टू डिटरमाइन कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन क्या होता है, कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम करते क्या है? तो ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भैया इस कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है, इकडे काय काय प्रेजेंट आहे, किंवा ह्या दोन कंपाउंड्सला वेगळं कसं करायचं। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और कितने कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर कॉम्पोजिशन। तो अभी ना आर्टिकल के साथ कहाँ क्वेश्चन आएगा ये भी मैं बोलते जाऊंगी। तो यहां से क्वेश्चन आता है डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री। What is analytical chemistry? It is the branch of chemistry which deals with the study of separation, identification, qualitative and quantitative determination of composition of different substances। यानी different substances में कौन कितने quantity में present है, उनको separate कैसे किया जाए, उनको identify कैसे किया जाए, ये हम सीखते हैं analytical chemistry में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की, पढ़ना क्यों है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। मैम एग्रीकल्चर में कैसे यूज होगा? अभी देखो, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को हम देते हैं फर्टिलाइजर। व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर इज द फूड फॉर क्रॉप। जैसे हम भी तो फूड खाते हैं, वैसे क्रॉप्स ला पण लागतं फूड। अब ये जो फर्टिलाइजर है, अगर ये फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो वो क्रॉप्स में डालेंगे, क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं। क्रॉप्स नहीं डैमेज हुए तो हम वो क्रॉप्स कंज्यूम करेंगे, हम डैमेज हो सकते हैं। सो उस फर्टिलाइजर में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ये चेक करना है, ये एनालाइज करना है, उसको हम बोलेंगे इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। फिर हम यूज करेंगे इन फॉरेंसिक साइंस। मैम ये फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? तो बहुत सीआईडी में तुमने देखा होगा, डॉक्टर तारिका और डॉक्टर साळुंखे ये क्या करते हैं कि ये हमें शायद उस खूनी का बाल मिला है, अब इस बाल से हम पता लगाएंगे खूनी कौन है। हाउ डू दे डू दैट? सो दे फाइंड आउट द डीएनए। तो अगेन वहां पे आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सो इट इज यूज्ड फॉर दैट। फिर इट इज यूज्ड टू चेक द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। अभी कोई भी सॉइल में हम कोई भी क्रॉप नहीं उगा सकते, सॉइल के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि वो कौन सा क्रॉप वहां पे ग्रो हो सकता है। सो फॉर दैट कि उस सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, फॉर चेकिंग दैट
फिर उसके बाद मेडिसिन में, अब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, मान लो हमने ले ली पैरासिटामोल, बट पैरासिटामोल मार्केट में आने से पहले उस पे एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि इसमें कौन से केमिकल्स है और कौन से केमिकल्स या मेडिसिन या ड्रग्स कितने क्वांटिटी में है। मान लो आपको एक ऐसी दवाई दे दी जिसमें बहुत ज्यादा ऐसा कंपोनेंट हो जिससे आपको नींद आती हो, तो आप तो पूरा दिन सोते रहोगे और उसका एडवर्स इफेक्ट भी बॉडी पे होगा। तो ऐसे जब हम मेडिसिन भी कोई लेते हैं तो उस मेडिसिन में कौन सा ड्रग कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये भी तो चेक करना पड़ता है। सो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज वेल। सो जब मैं बोलती हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, व्हेन आई से व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो तुम बोलोगे मैम इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी कॉम्पोजिशन में कौन कितने क्वांटिटी में है और उसकी क्वालिटी कैसी है। सो इट इज यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। फिर मैं बोलूंगी व्हाई डू यू स्टडी दिस, तो तुम बोलोगे कि मैम इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, टू फाइंड सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, एंड इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है, अब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, यानी ये जो हम एनालिसिस करते हैं, ये जो हम टेस्टिंग करते हैं, दिस टेस्टिंग कैन बी डन बाय टू वेज। मैम कौन से टू वेज है जिससे हम ये टेस्टिंग कर सकते हैं, तो बॉस ये जो टेस्टिंग है, दिस टेस्टिंग कैन बी डन बाय टू वेज। वन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, तो क्वालिटेटिव का मतलब है कि देखो अब हम बोलेंगे कि वो जो दूध देता है ना वो अच्छे क्वालिटी का दूध है, वो कौन, वो दूध वाला मिल्कमैन अच्छे क्वालिटी का दूध देता है। अब अच्छे क्वालिटी का दूध होता क्या है, तो अच्छी क्वालिटी का मतलब है कि उसमें पानी कम हो, बराबर है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि तुम लोगों को जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट उसमें ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि आप जो कंपोनेंट ढूंढ रहे हो दैट कंपोनेंट शुड बी इन मोर क्वांटिटी, तो हम बोलेंगे कि हाँ बाबा, मतलब उसके लिए हम करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि आपको जो कंपोनेंट चाहिए दैट शुड बी इन मोर क्वांटिटी। एंड देन आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि अगर एक सॉल्यूशन है उसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ए, बी और सी, अब कौन सा कंपोनेंट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि कौन सा कंपोनेंट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो क्वालिटेटिव का मतलब है टू चेक कि वहां पे आपको जो कंपोनेंट चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं, उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और कौन सा कंपोनेंट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन हाउ मच क्वांटिटी। क्वालिटेटिव एनालिसिस कैन बी डन बाय 3 वेज, प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन। 3 वेज से वी कैन डू क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस 2 वेज से किया जाता है, वन इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड वन इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आई रिपीट, इट कैन बी डन बाय 2 वेज, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब अगर आपको कोई चीज पे टेस्ट करना है, यानी एनालिसिस करना है, आपको चेक करना है कि इसमें इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस, या इसमें कौन सा कंपोनेंट कौन सी कितने क्वांटिटी में है, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये अब आपको चेक करना है। तो अब ये चेक आप किस पे करोगे, तो बॉस ऑलवेज नो दैट दिस टेस्टिंग यानी एनालिसिस इज नथिंग बट टेस्टिंग ओनली ना, कि टेस्ट करना है कि क्या काय काय प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये। ये जो टेस्टिंग है या एनालिसिस है हे आपण नेहमी करतो सॅम्पलवर। कभी भी ना कोई भी चीज की टेस्टिंग या कोई भी चीज का एनालिसिस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं किया जाता, छोटे से क्वांटिटी पे किया जाता है, और उस छोटी सी क्वांटिटी जिस पे टेस्टिंग किया जाता है
उसको हम बोलेंगे सैंपल। सो व्हाट इज सैंपल? सैंपल का मतलब है कि उस पे टेस्टिंग किया जा रहा है, टेस्टिंग उस पे किया जा रहा है, और वो जो तुमने टेस्टिंग करने के लिए लिया है दैट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सैंपल। सो सैंपल का मतलब है कि टेस्टिंग कर रहे हैं हम, और टेस्टिंग जो कर रहे हैं वो एक बहुत थोड़े अमाउंट पे कर रहे हैं, एंड दैट थोड़ा सा अमाउंट जिस पे टेस्टिंग हो रही है इट इज कॉल्ड एज द सैंपल, इट इज कॉल्ड एज द सैंपल, ठीक है। अब ये जो टेस्टिंग हो रही है it can be done by two ways, one is the dry method and one is the wet method। अब टेस्टिंग करने के लिए तुमने जो लिया है उसको हमने बोल दिया सैंपल। अब अगर वो सैंपल, ध्यान से सुनना, जिस पे तुम टेस्टिंग कर रहे हो, आई रिपीट, जिस पे तुम ये पूरा चेकिंग कर रहे हो कि इसमें क्या प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये सारी टेस्टिंग हो रही है सैंपल पे। और ये जो सैंपल है, अगर इस सैंपल को हमने लिक्विड में डिसॉल्व नहीं किया, यानी आपने अगर उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं किया, तो हम उसको बोलेंगे ड्राई मेथड। और अगर आपने उस सॅम्पल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, म्हणजे त्याचं प्रमाण, त्याचा अमाउंट, त्याची मात्रा ये बढ़ाने के लिए अगर आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो उसको हम बोलेंगे वेट मेथड। लेकिन अगर आपने आपके सैंपल को वाटर में डिसॉल्व नहीं किया तो उसको हम बोलेंगे ड्राई मेथड। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? when the sample is not dissolved in water, when the sample is not dissolved in water, उसको हम बोलेंगे ड्राई मेथड। लेकिन अगर क्वांटिटी, अमाउंट इंक्रीज करने के लिए आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो उसको बोलेंगे वेट मेथड। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? when the sample is dissolved in water, when the sample is dissolved in water for analysis, यानी टेस्टिंग करने के लिए अगर तुमने उसको पानी में मिक्स कर दिया तो वो हो गया वेट मेथड। उसको पानी में नहीं मिक्स किया तो वो हो गया ड्राई मेथड। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो आगे बढ़ते। मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड एरर। लेकिन उसके पहले एक बार रुको, इस स्लाइड का सीक्वेंस के ऊपर नीचे हो गया। हाँ अब सही है। हाँ, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? ऐसी ब्रांच, मैं ना तुमसे लर्न ही करवा के लूंगी, यहाँ पे तुम टेंशन मत लो। ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किस किस से डील करती है? स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन। कहाँ यूज्ड है? यूज्ड है? एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मेडिसिन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब है टू फाइंड आउट कि आपको जो कंपोनेंट चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं। प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक से। उसके बाद हम जो ये टेस्टिंग करते हैं वो एक छोटे से क्वांटिटी पे करते हैं विच इज कॉल्ड एज द सैंपल। अब वो सैंपल की टेस्टिंग करने के लिए दो मेथड है, ड्राई मेथड और वेट मेथड। ड्राई मेथड का मतलब है कि हमने उस सैंपल में वाटर नहीं मिक्स किया, उस सैंपल को डिसॉल्व नहीं किया, दैट इज द ड्राई मेथड। और अगर हमने उस सैंपल को डिसॉल्व कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज द वेट मेथड। उसके बाद अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब देखो, कोई भी कंपाउंड तुमको वहां पे प्रेजेंट है या नहीं, अगर ये चेक करना है। इफ यू वांट टू चेक कि अच्छा ये कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है या नहीं, सो इफ यू वांट टू चेक दैट, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सो इफ यू वांट टू चेक दैट तो हमको रीडिंग लेने पड़ेंगे और वो रीडिंग करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि तुम जो रीडिंग कर रहे हो दैट शुड बी करेक्ट कि अच्छा इसमें ये प्रेजेंट है
और इतनी इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑफ ग्रेट कंसर्न। मतलब कि कोई भी अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो उस एनालिसिस के जो रीडिंग्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम वो रीडिंग्स लिख रहे हैं कभी कभी उनमें छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। 0.1 का 0.2 आ सकता है, 0.2 का 0.3 आ सकता है। सो देयर कैन बी वेरी वेरी माइन्यूट एरर्स व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग दीज टर्म्स, ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? सो इन दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री we are going to find out कौन कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बट द रीडिंग्स आर वेयर, द नंबर्स जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो those numbers are very very important। मग आता या नंबर्स मध्ये काही चुका होऊ नये म्हणजे तिकडे ॲक्युरसी मेंटेन झाली पाहिजे। बट हम कितनी भी कोशिश करो कि सारी चीजें परफेक्ट हो, इज इट ऑलवेज पॉसिबल फॉर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी चीजें हमेशा परफेक्ट हो। सो देयर कैन बी छोटी छोटी गलतियां जिसको हम बोलते हैं एरर्स, बट छोटी छोटी गलतियां तो हो सकती है, बट हमको उन गलतियों को कम करना है ताकि हमारे रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो वी हैव टू रिड्यूस दीज मिस्टेक्स, दीज एरर्स, ताकि वहां कोई प्रॉब्लम ना आए। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री हैज टू नो हाउ टू रिपोर्ट टू क्वांटिटेटिव डेटा, यानी ये जो डेटा हमको मिल रहा है ये डेटा करेक्ट वे से रिप्रेजेंट होना चाहिए, इस डेटा में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, कोई एरर्स नहीं होने चाहिए। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब उसके लिए वी आर गोइंग टू सी सम स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन। अब मान लो कि आपको यहाँ पे दे दिया 5.55 into 10 raised to 4 and 6.95 into 10 raised to 3 और बोल दिया इनका एडिशन करो। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, हम पहले इन पावर्स को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे? देखो एडिशन बोला है ना, 5.55 into 10 raised to 4, इसको किसके साथ ऐड करना है? 6.95 into 10 raised to 3। अब मैं क्या करती हूं, ये 6 के बाद पॉइंट है, सबको दिख रहा है 6 के बाद पॉइंट है, तो वो पॉइंट मैं 6 के पहले ले लेती हूँ, तो वो हो गया 0.695 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 10 रेज टू 1। मैम हम नहीं समझे, बताती हूँ। 6 के बाद पॉइंट है, 6 के बाद पॉइंट है, लेकिन अब मैंने क्या किया, 6 के उधर ले लिया, यानी एक डिजिट शिफ्ट कर दिया, एक डिजिट शिफ्ट कर दिया। अब बिकॉज मैंने एक डिजिट शिफ्ट कर दिया, इंटू 10 रेज टू 3 है और एक डिजिट शिफ्ट किया, इसीलिए इंटू 10 रेज टू 1 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5.55 इंटू 10 रेज टू 4 प्लस 0.695 इंटू 3 प्लस 1 हो गया 4। समझ में आया? सो मैंने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, एक डिजिट शिफ्ट कर दिया तो 0.695 हो गया, और एक पॉइंट मैंने पीछे शिफ्ट किया, बैकवर्ड शिफ्ट किया, एक पॉइंट मैंने बैकवर्ड शिफ्ट किया, इसीलिए 10 रेज टू 1 कर दिया। अब दोनों में 10 रेज टू 4 10 रेज टू 4 कॉमन है, तो मैं क्या करूंगी, 5.55 प्लस 0.695 ये हो गया इंटू 10 रेज टू 4, क्योंकि वो तो कॉमन है। अब एडिशन हम कैसे करेंगे, ये देखो 5.55 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 0.695, ये हो गया 5 प्लस 9 कितना होता है 14, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 1 6, तो आपका आंसर हुआ 6.245 into 10 raised to 4। समझा? So whenever you are told to add, whenever you are told to add, तो पहले इनकी पावर सेम कर लो, और पावर सेम करने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, when the powers are same, उसके बाद ऐड करो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, डन। चलो बढ़े आगे। ओके,
अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में भी लॉजिक तो वही है, 3.5 इंटू 10⁻⁻² है, इसको माइनस करना है लेकिन पावर में है 10⁻⁻3, तो हम क्या करेंगे, -2 करने के लिए एक पॉइंट इधर ले लिया तो ये हो गया 0.58, एक पॉइंट इधर ले लिया तो ये हो गया 0.58 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1, एक पॉइंट पीछे ले लिया ना 5.8 का, 5.8 का हो गया 0.58, 5.8 का हो गया 0.58। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3.5 इंटू 10⁻² माइनस 0.58 इंटू -3 + 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 - 1 = 2 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, पावर सेम आ गई। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 3.5 माइनस 0.58 इंटू 10⁻² कर दो। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पॉइंट के नीचे 2.92 इंटू 10⁻²। डन, समझ में आया? सो इज आवर आंसर करेक्ट? यस, 2.92 इंटू 10⁻²। यस, चलो बढ़े आगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर एडिशन भी हो तो भी इन पावर्स को सेम करो, ये देखो, सब्ट्रैक्शन भी हो तो भी इन पावर्स को सेम करो एंड देन टेक इट एज कॉमन, और फिर एडिशन करना है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन। उसके बाद अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जैसे तुमने पावर सेम कर दी थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान से सुनना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जैसे पावर सेम की थी वैसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं करना है। फिर मैम मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, 5.6 इंटू 5.6 इंटू 6.9, 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10⁻5 + 8। हाउ मच इज 5 + 8? वहां पे देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर सेम की थी, मल्टीप्लिकेशन में उनको ऐड करो। 8 + 5 कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यस और नो, यस और नो, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये आ गया आपका इंटू 10⁻13 और 5.6 इंटू 6.9, 5.6 इंटू 6.9। चलो 5.6 इंटू 6.9, जल्दी जल्दी जल्दी, यस 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 यस, फटाफट। यू हैव टू डू दिस गाइज। यस, सिंपल है यार। 45, 5 9 45 + 5 50, उसके बाद 6 6 30, 6 बराबर है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर मल्टीप्लिकेशन। अब टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया है ना, एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दिया। अब एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दिया तो उन्होंने कर दिया 3.864 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻1, क्योंकि एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दिया, दैट इज 3.864 इंटू 10⁻14। चलो बढ़े आगे। उसके बाद
अब उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, मल्टीप्लीकेशन का ही है। सो 9.8 इंटू कितना है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -2 प्लस -6, -2 प्लस -6 कैसे होगा ये? प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये क्या होगा? हाँ ये देखो, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 6 + 2 8 हो गया। कर दो मल्टीप्लाई, 9.8 इंटू 2.5, 9.8 इंटू 2.5, 9.8 इंटू 2.5, और ये कमेंट करके मेरे को आंसर बता देना। चलो समझ में आया? तो इसमें से मैंने आपको रूल्स क्या क्या सिखाए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मेक पावर सेम, मेक पावर्स सेम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐड द पावर्स, ऐड द पावर्स। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पे सीखी है। इसका आंसर कमेंट करके बता देना। मूविंग ऑन, आगे अब दो आर्टिकल्स हैं। वन इज कॉल्ड एज द एक्यूरेसी एंड वन इज कॉल्ड एज द प्रिसिजन। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है और प्रिसिजन का मतलब क्या है? मान लो टेस्ट है 20 मार्क की, ठीक है, टेस्ट कितने मार्क्स की हुई? 20 मार्क की। अब तुमको स्टूडेंट ए है जिसको 20 में से आए 18, टेस्ट है 20 मार्क की, 20 मार्क इज द आयडियल मार्क की एवढे आलेच पाहिजे, तर 20 मार्काची टेस्ट आहे, 20 मार्काची टेस्ट आहे, 20 इज द आयडियल, बट तुमको आए हैं 18। इसका मतलब क्या हुआ? 18 मार्क्स का एक्यूरेसी है, लेकिन 2 मार्क चले गए ना, वो लड़कियां रोती रहती है ना 2 मार्क गए, और बॉयज को 8 भी आ गए पासिंग, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। 7 है वैसे बट एक एक्स्ट्रा, ठीक है। सो 18 मार्क्स आए तुमको 20 में से, तो 18 मार्क्स का एक्यूरेसी आया, 18 मार्क्स का एक्यूरेसी आया, और जो 2 मार्क है वो 2 मार्क गलती हो गई। इसका मतलब है 2 मार्क का एरर आ गया, 2 मार्क्स का एरर आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर आए 15 मार्क और ये है 20 मार्क, तो 15 मार्क की एक्यूरेसी आई, क्योंकि 15 मार्क का तो करेक्ट है, बराबर है, लेकिन 5 मार्क का गलत हो गया, तो 5 मार्क का एरर हो गया। तो अब इसको, ये जो एक्चुअल वैल्यू है, आइडियल वैल्यू है कि इतने आने ही चाहिए, क्योंकि पेपर ही इतने मार्क्स का था, इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। जितने मार्क्स का पेपर था वो है ट्रू वैल्यू, और जितने तुम्हारे मार्क्स आए वो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो अगर तुम्हारे जितने मार्क्स आए वो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जितने मार्क्स का पेपर है वो है ट्रू वैल्यू। अब अगर तुम्हारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास आ रही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू अगर पास में है, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। जैसे मान लो 40 मार्क का पेपर है, नाउ पेपर इज ऑफ 40 मार्क्स, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू वैल्यू। तुम्हारे आए 30 मार्क्स, यानी ये हो गए ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है कि तुम्हारे जो मार्क्स आए यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और जो एक्चुअल मार्क्स है यानी कि ट्रू वैल्यू, ये दोनों पास ही आने चाहिए, ये दोनों पास ही आने चाहिए। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? इसको अब हम कैसे लिखेंगे? सो एक्यूरेसी इज नथिंग बट इट इज द नियरनेस, यानी वो दोनों कितने पास है। तुम पास हो तो लगता है, पता नहीं कौन सा गाना है, इट इज द नियरनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इट इज द नियरनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू अगर पास में आए
तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू पास पास में आए तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। और लीस्ट काउंट क्या होता है? तो मान लो कि आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लिया जिससे आप मेजरमेंट लेते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लिया, अब वो इंस्ट्रूमेंट पे सबसे छोटा वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो मेजर करने वाला, थर्मामीटर ले लो, थर्मामीटर पे भी जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। जैसे अब मान लो ये तुम्हारी स्केल है, ये शुरू होती है 1 सेंटीमीटर से, सो सबसे छोटा नंबर जो है उस इंस्ट्रूमेंट का उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट? इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, it is the smallest value present on क्या present है? present on any measuring instrument। ठीक है, सो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। सो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आपके जितने मार्क्स आए यानी ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल पेपर जितने का था वो पास पास आने चाहिए। सो इट इज द नियरनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, वो हो गया एक्यूरेसी। और लीस्ट काउंट क्या है? कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लो, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट। चलो क्लियर है यहां तक? ओके। उसके बाद अब एक्यूरेसी का मतलब है, देखो मैंने आपको बोला 18 मार्क्स आपको आए हैं, 20 मार्क्स का पेपर था, इसका मतलब 18 मार्क्स की हुई एक्यूरेसी, 18 मार्क्स की हुई एक्यूरेसी। और बॉस एरर कितने मार्क्स का हुआ? तो अगर 18 मार्क्स की एक्यूरेसी हुई तो 2 मार्क तो तुम्हारे चले गए ना, 2 मार्क तो चले गए, 2 मार्क का तो एरर हो गया। सो एरर मतलब कि वो जो डिफरेंस आता है कि यार इतने मार्क्स का पेपर था लेकिन मेरे को इतने ही आए, जैसे 20 मार्क का पेपर था मेरे को 18 ही आया, यानी 2 मार्क्स की गलती हो गई। अब उसको हम बोलेंगे एरर, उसको हम बोलेंगे एरर। अब एरर 2 टाइप के होते हैं, एरर मतलब गलती। एरर इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर and one is called as the relative error. One is called as the absolute error and one is called as the relative error. अब ये absolute error हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो सिंपल है, absolute error is equal to observed value minus true value। मैम हम नहीं समझे, वेरी गुड बेटा। जैसे ट्रू वैल्यू मतलब पेपर 20 मार्क का था, यस और नो, पेपर 20 मार्क का था लेकिन तुमको आए कितने उसमें से? पेपर 20 मार्क का था लेकिन तुमको कितने आए उसमें से? यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो तुमको कितने मार्क्स आए और पेपर कितने मार्क्स का था? जैसे तुमको मान लो आ गए 18 और पेपर था 20 मार्क का, ये दोनों में डिफरेंस कितने मार्क का है? 2 मार्क का है। So that becomes the error, absolute error. So it is the difference between observed value and true value. It is the difference between observed value and true value. Clear है यहाँ तक सबको? Very good. अब next type है relative error. Boss, relative stands for comparison. Relative stands for comparison. क्योंकि जब हम बोले रिलेटिव आए और कंपैरिजन ना हो, ऐसे हो सकता है क्या? जैसे ही कोई रिलेटिव आएंगे और हमारा रिजल्ट आएगा, दिल बी लाइक ओ तुमको इतने ही मार्क्स आए, उनको इतने आए थे। सो व्हेनेवर आई से रिलेटिव, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे हम? तो देखो यहां पे आएगा आपका एब्सोल्यूट एरर, RE मतलब रिलेटिव एरर, ठीक है। यहां पे आएगा आपका एब्सोल्यूट एरर अपॉन, वो किससे कंपेयर करेंगे? कभी भी रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं ना
तो जो अपने से ऊपर है ना उनको कंपेयर करते हैं। अब अपने से ऊपर आइडियल वैल्यू कौन सी है? ट्रू वैल्यू। अपने से ऊपर कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। तो वो अपने को ऐसे समझो कंपेयर कर रहे हैं कोई आइडियल से। सो एब्सोल्यूट एरर अपॉन वो हमेशा अपना कंपैरिजन जो लोग अपने से ऊपर है उनसे करेंगे। सो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, और ये हम निकालते हैं परसेंटेज में, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जब जब रिलेटिव ये वर्ड आएगा तो समझ लेना परसेंटेज, बिकॉज रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, हमेशा कंपैरिजन करते हैं। और किस में कंपैरिजन करते हैं? परसेंटेज में, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, जब तक आप एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल लेते आप रिलेटिव एरर नहीं निकाल पाओगे। सो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। पेपर कितने मार्क्स का था और आपको कितने मार्क्स आए, दोनों का डिफरेंस, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। और अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हम कैसे निकालेंगे? तो रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन। वो किससे कंपैरिजन करते हैं? हमारा जो हमसे हमेशा ऊपर हो। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%, इसको हम बोलेंगे relative error. So there are two types of error, one is absolute error and one is relative error. Take a screenshot jaldi. Yes. Okay, next is precision. अब precision का मतलब क्या है? precision का मतलब है, मान लो अगर आप 3 रीडिंग्स ले रहे हो, या तो ऐसे रीडिंग्स के फॉर्म में नहीं, मैं आपको टेस्ट के फॉर्म में समझाती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। कि मान लो आप एक ही चैप्टर पे पहली बार मार्क्स दिए, अच्छे नहीं आए, दूसरी टेस्ट दे दी, दूसरी बार अच्छे नहीं आए, तीसरी टेस्ट दे दी, तीसरी बार अच्छे नहीं आए, फोर्थ टेस्ट दे दी। तो आप ना मल्टीपल टाइम्स रीडिंग ले रहे हो, मल्टीपल टाइम्स आप रीडिंग ले रहे हो। सो प्रिसिजन का मतलब है ये दो में कितना नियरनेस है। तो जब आप मल्टीपल रीडिंग दे रहे हो तो पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, फिर दूसरे टेस्ट में और तीसरे टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, फिर तीसरे टेस्ट में और चौथे टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो जब आप ये पहचान पाओ, मतलब मल्टीपल रीडिंग्स ले लो और वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितने पास है, यानी पहले और दूसरे टेस्ट में कितना आया, दूसरे और तीसरे में कितना आया, तीसरे और चौथे में कितना आया। सो इन शॉर्ट यू आर टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, बार बार हम रीडिंग ले रहे हैं और उन दो रीडिंग्स में कितना डिफरेंस आ रहा है वो जब हम कंपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रिसिजन। वन मिनट, जस्ट अ मिनट, उसको हम बोलेंगे प्रिसिजन। हाँ, सो प्रिसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ सेम क्वांटिटी। ठीक है, सो प्रिसिजन में हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दो रीडिंग्स एक दूसरे के कितने पास है। सो इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ multiple readings of same quantity. So it refers to the closeness of, यानी दो रीडिंग्स एक दूसरे के कितने पास है, refers to the closeness of multiple readings which are measured for same quantity। समझ में आया? मैंने बोला ना कि आप एक ही चैप्टर पे बार बार टेस्ट दे रहे हो, तो अब हम क्या करेंगे, दो पहले और दूसरे का डिफरेंस, दूसरे और तीसरे का, तीसरे और चौथे का, ये डिफरेंस फाइंड आउट करना इसका मतलब है, और वो डिफरेंस एक दूसरे के कितने पास है वो पता लगाना, उसको हम बोलेंगे प्रिसिजन। सो इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल रीडिंग्स व्हिच आर मेजर्ड फॉर सेम क्वांटिटी। refers to the closeness of multiple readings which are measured of the same quantity। अब अच्छा एक और बात, मैम ये डेफिनेशन तो आप हमको खुद भी लिख के बता सकते हो, बट मैंने ये पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज इट इज इसीलिए बताया
क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में करेक्शन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। You need to refer to the textual words. कभी कभी आप सही लिखते हो, लेकिन just because you have not written it in textual words, कॉलेज वाले मार्क्स नहीं देते हैं। अभी तुमको ऐसे लगेगा कि अरे मैम ऐसे नहीं होता, बट जब तुम्हारे कॉलेज के पेपर्स होंगे ना, तुम खुद आके बोलोगे मैम मैंने सब लिखा था लेकिन मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मैंने टेक्सचुअल वर्ड्स नहीं यूज किए। इसीलिए यूज द सेम वर्ड्स, क्योंकि यही वर्ड्स अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में है। अब देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रिसिजन। जैसे टाइप्स ऑफ एरर था एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, वैसे ही टाइप्स ऑफ प्रिसिजन है। दो टाइप्स के प्रिसिजन होते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, यही लिख देती हूं। एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला है मॉड ऑफ, मॉड समझते हो आप, mod of observed value माइनस मीन। मैम इसका मीनिंग क्या है? तो बस मॉड का मीनिंग है, ये जो आप ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करते हो, इस मॉड का मीनिंग है कि मान लो अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आएगा तो बिकॉज ऑफ दिस मॉड साइन वी विल नॉट राइट इट एज नेगेटिव, योर फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। तो मॉड का मतलब है इवन इफ योर आंसर इज कमिंग नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द मॉड साइन इट विल बिकम पॉजिटिव। तो अपने लाइफ में खुद मॉड बनने की कोशिश करो। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि जब अपने पास कोई आके नेगेटिव भी हो जाता है, हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं। दैट इज द रोल ऑफ मॉड, कि भले ही कोई आंसर उसमें नेगेटिव आ जाए बट वो सामने वाले को पॉजिटिव बना देता है। तो अपनी लाइफ में हमेशा मॉड बनने की कोशिश करो। क्या बनने की कोशिश करो? मॉड बनने की कोशिश करो। फिर आता है आपका रिलेटिव डेविएशन। अब रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100%। समझ में आया? मैंने बताया था ना, देखो रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन, तो आ गया डिवीजन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, यानी ये वाली वैल्यू अपॉन मीन इंटू 100। अपन ने एब्सोल्यूट एरर में भी तो वही किया था। क्या किया था? ये देखो एब्सोल्यूट एरर था ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, फिर रिलेटिव में एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, और यहाँ पे हमने क्या किया? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। सो रिलेटिव डेविएशन वी विल ऑलवेज फाइंड आउट इट इन परसेंटेज। चलो क्लियर है यहाँ तक? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलाओ 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 चलाओ। आता नेक्स्ट आर्टिकल आहे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के ना ऐसे अलग से रूल्स तुमको मैं वो बताने से अच्छा सीधा एग्जाम्पल फॉर्मेट में कराती हूँ, और वही एग्जाम्पल्स जो अपने टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स आते हैं। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि वहां पे एक्चुअल में वो नंबर का कोई रोल है या नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि वहां पे वो नंबर का एक्चुअल में कोई रोल है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो, वो नंबर का वहां पे एक्चुअल में कोई रोल है या नहीं है, उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का नंबर क्या है? इंपॉर्टेंट होना। अब देखो जब जीरो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, जब जीरो दो नंबर्स के बीच में आता है, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब देखो 1 से 1 to 9 ऑल आर सिग्निफिकेंट, 1 to 9 ऑल आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 ऑल आर सिग्निफिकेंट। बस अब सवाल उठता है जीरो का। तो ध्यान से देखो, जब जीरो दो नंबर्स के बीच में आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। सिग्निफिकेंट यानी वो नंबर को हमने कंसिडर करना चाहिए, यानी
जब 0 दो नंबर्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो 0 4 और 6 के बीच में आया तो यस इट इज सिग्निफिकेंट। 0 4 और 6 के बीच में आया इट इज सिग्निफिकेंट। तो कितना हुआ 1 2 3 4। तो यहां आ गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। क्यों? क्योंकि 1 to 9 के बीच में तो 3 डिजिट है और 0 इज कमिंग बिटवीन द 2 नंबर्स सो इट इज सिग्निफिकेंट। अब यहां पे जब पॉइंट के पहले 0 आ जाए, ठीक है, कोई भी पॉइंट के पहले 0 आ जाए तो उसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर 0 पॉइंट के पहले आ गया तो वो अपने लिए नॉट सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहाँ पे 1 to 9 के बीच में 2 ही नंबर्स है तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। अब यहाँ पे तो 0 का सवाल ही नहीं है, 0 का सवाल ही नहीं है। अब 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। कैसे कैसे? ऐसे कैसे? जल्दी बताओ कैसे? जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि 1 to 9 में ही तो है सारे नंबर। उसके बाद अब यहां पे देखो ना 0 ही है। जब 1 to 9 के पहले कोई नंबर आ जाए, 1 to 9 के पहले कोई नंबर आ जाए, नंबर यानी 0, 1 to 9 के पहले अगर 0 आ जाए तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब 1 to 9 के पहले का एक ही नंबर है इधर 2 और उसके पहले 0 आ रहा है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 0 कब इंपॉर्टेंट है? व्हेन इट इज कमिंग बिटवीन 2 डिजिट्स। या तो वो 2 डिजिट्स के बीच में आना चाहिए या 1 to 9 कोई भी नंबर होगा उसके बाद आफ्टर 1 to 9 तब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे 0 पॉइंट के पहले आ गया है तो वो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। तो 2 zeros है बट कोई काम के नहीं है तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1। तो इतनी बात याद रख लो, 0 को हम कब कंसिडर करेंगे? या तो 0 कोई नंबर के बाद आना चाहिए, ये पहली चीज, या 2 नंबर्स के बीच में आना चाहिए। अगर 0 2 नंबर के बीच में आया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंट। और अगर 0 कोई नंबर के बाद आया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोई नंबर के पहले अगर 0 आया तो ठीक है। अब यहां पे देखो 0 6 और 4 के बीच में आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे 4 और 8 के बीच में 0 आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 2 डिजिट्स के बीच में आया। और यहाँ पे 2 के बाद 0 आ रहा है तो भी वो इंपॉर्टेंट हो गया यानी सिग्निफिकेंट। तो समझ में आया कब कब 0 को गिन सकते हैं? या तो 2 नंबर्स के बीच में या कोई नंबर के बाद हो तो। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बताओ एक बार? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 7। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 7। और यहाँ पे अब देखो 0 2 डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट हो गया। और ये 2 zeros जो है ये 1 के बाद आ रहे हैं यानी ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 5 6। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6। समझा? चलो एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर ऐसा हो अब तुम क्या करोगे? अब 0 आ तो रहा है बट इट इज कमिंग आफ्टर अ नंबर सो यू विल कंसिडर इट। तो कितना हुआ? 1 2 3 4। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। अगर ऐसा आया अब इधर 0 तो आ रहा है लेकिन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो 3 इधर के 3 इधर के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6। समझा? अब इसमें कितने आएंगे तुम मुझे बताना। इसमें कितने आएंगे तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? आणि जर समजलं असेल तर काय कमेंट करणार? जम्या मॅम जम्या मॅम जम्या मॅम। समजलं? जम्या मॅम। चला जाऊयात पुढे। ओके अब नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ। यार इधर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है ना आपका आंसर ना अननेसेसरीली ऐसे आ जाता है। मतलब देखो
6.829, इतना बड़ा नंबर आ गया। तो 6.829 लिखने से अच्छा मैं 6.9 ही लिख देती हूँ ना। अब मान लो अगर आपका आंसर आया 9.99, तो 9.99 को आप क्या लिख दोगे? 10। सो राउंडिंग ऑफ का मतलब बहुत, इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज सच कि वो नंबर ऐसे पॉइंट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो आप सीधा अगला नंबर ही ले लो ना। जैसे 6.83 आ गया तो मैं उसको सीधा 7 ही ले लूंगी ना, समझ में आया? अब जैसे इधर एग्जाम्पल दे दिया मैंने 5.87 है तो मैंने उसको सीधा 52.87 है, 52.87 है, सो 52.87 है तो मैंने उसको सीधा 52.9 ले लिया, समझ में आया? और ये राउंडिंग ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि ना जब आंसर क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स हो ना तो वो कैलकुलेशन करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो बिकॉज वो कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट हो जाता है हम उसको राउंड ऑफ करके एक सिंपल नंबर के पास लेके आते हैं। मान लो मैंने आपको बोल दिया 5.87 प्लस 63.87 करो। अब ये एडिशन करने में कितना कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, उससे अच्छा आपसे 5.2, 52.9 और 63.9 कर दिया तो इट बिकम सो इजी ना, समझ में आया? सो हम राउंडिंग ऑफ कर क्यों रहे? ताकि कैलकुलेशन इजी हो, नॉट दैट नंबर ही बदल जाए बट जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। अब आप मुझे बताओ इसका राउंडिंग ऑफ कितना आएगा? ये पहला, इन तीनों के राउंडिंग ऑफ मुझे कमेंट करके बताना एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दोस कमेंट्स, ठीक है? चलो अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, जमे इधर तक। ओके, अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। उसके पहले लेट्स टेक अ 2 मिनट्स वाटर ब्रेक, और 2 मिनट्स वाटर ब्रेक में हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलो बड़े बॉस आगे। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है? तो देखो तुमको ना ऐसे सिंपल वर्ड्स में मैं लर्न कराऊं, सिंपल वर्ड्स में लर्न कराती हूँ। पहले एसी बंद कर देती हूँ। चलो हाँ देखो, ठंडी। ओके, अब घर का सबसे छोटू बच्चू तुम हो, तो तुम हुए एटम। एटम के बाद तुमसे थोड़े बड़े छोटू बच्चों यानी तुम हो गए एटम। तुम्हारा कोई बड़ा यानी हो गया एलिमेंट, और एलिमेंट के पापा यानी कि हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है? तो घर में सबसे छोटा बच्चा यानी एटम, एटम का पप्पा यानी एलिमेंट, और एलिमेंट का पप्पा यानी मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको ये बताता है कि आपके उस फॉर्मूला में कितने एटम्स हैं, आपके उस फॉर्मूला में कितने एटम्स हैं, और वो एटम्स किसके हैं? वो एटम्स है एलिमेंट्स के, और वो एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? तो वो एलिमेंट प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। सो इन शॉर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स यू कि उस फॉर्मूला में कितने एटम्स हैं, एटम्स आर कमिंग फ्रॉम द एलिमेंट एंड द एलिमेंट is present in the molecule। देखो पढ़ो डेफिनेशन, it is the formula which indicates, it is the formula which indicates the actual number of atoms, it is the formula which indicates the actual number of atoms of constituent elements in a molecule, actual number of atoms of constituent elements in a molecule। सो वो हमको बताता है कि आपके मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वो एटम्स कौन से एलिमेंट्स के हैं, और वो एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? इन अ मॉलिक्यूल। सो इट इज द फॉर्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। एक बार फिर से पढ़ लो, इट इज द फॉर्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of constituent elements present in a molecule। बढ़े आगे। उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला में भी देखो वही है, पहले तो सीक्वेंस अपना वही रहेगा, घर का छोटू सा बच्चा एटम, एटम का पप्पा एलिमेंट,
ॲटम का पप्पा एलिमेंट और एलिमेंटचा पप्पा म्हणजे मॉलिक्यूल. ठीक है, अब इतना ही फर्क है कि इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब एटम प्रेजेंट है एलिमेंट में, एलिमेंट प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, हमको उसका बस सिंपलेस्ट रेशो लेना है, हमको उसका बस सिंपलेस्ट रेशो लेना है. तो जब हम सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं, किसका? हम सिंपल रेशो लेंगे एटम का. एटम प्रेजेंट है एलिमेंट में और एलिमेंट प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में. जब हम इनका सिंपलेस्ट रेशो ले लेंगे उसको हम बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला. क्या बोलेंगे हम उसको? इंपेरिकल फॉर्मूला. सो व्हाट इज अ इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब है इट इज द सिंपलेस्ट रेशो, इट इज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स. किसका रेशो ले रहे हैं? एटम्स का. एटम्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, और एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? इन अ मॉलिक्यूल. सो इट इज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. उसको हम बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम गिनेंगे कितने एटम्स है. इट इज द फॉर्मूला विच इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स. यहाँ पे हम एटम्स गिनेंगे, एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल. लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला में हम लेंगे उसका सिंपलेस्ट रेशो. इट इज द सिंपलेस्ट रेशो, हम लेंगे रेशो. इट इज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. डन, ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला. टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, अच्छा नोट्स तो तुमको मिलेंगे, क्यों ही स्क्रीनशॉट. अब ना हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमको क्या बोला है कि आपको इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढना है. ये देखो क्वेश्चन में बोल दिया है आपको इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढना है. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्या टू फाइंड है, वो सब लिखेंगे हम. और मैं आपको स्टेप वाइज दिखाऊंगी कि कैसे करना है. व्हाट इज टू फाइंड एंड व्हाट इज गिवन. तो व्हाट इज टू फाइंड ये तो क्लियर है तुमको. टू फाइंड क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला. अब उसके लिए व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन. सो सबसे पहली इंफॉर्मेशन, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन कितना दिया है? 4.07%. हाइड्रोजन दिया है 4.07%. हाइड्रोजन 4.07%. 24.27% कार्बन, कार्बन दिया है 24.27% दिया है कार्बन. उसके बाद हाइड्रोजन 4.07%, कार्बन 24.27%, क्लोरीन 71.65, क्लोरीन 71.65, और फिर और क्या दिया है? बस इतना ही दिया है, यही 3 दिया है. और मोलर मास दिया है 98. 98.96. बस ये 4 चीजें दी है. हाइड्रोजन का उन्होंने क्या दिया है? परसेंटेज. कार्बन का दिया है, क्लोरीन का दिया है, और मोलर मास दिया है, और बोला इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करो. अब इसमें स्टेप 1 ध्यान से देखो, मैं हर एक स्टेप ब्रेक डाउन करके सिंपल करके बताऊंगी, तुम बस ध्यान दो. ठीक है, सबके परसेंटेज दिए हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है. स्टेप 1, check if the sum is 100. Check if sum is 100. अब sum 100 है क्या, कैसे चेक करेंगे? 4.07 प्लस 24.27 प्लस 71.65. चेक करो चेक करो चेक करो. 4.07, 24.27, 71.65.
जल्दी जल्दी जल्दी, 7 and 7, 7 to the 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गया 3, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 4 और 4 8 प्लस 1 9, 7, हाँ 99.99, 99.99, which means yes, the sum is nearly equal to 100. So step 1, check the sum. अब आएंगे हम स्टेप 2 के पास. स्टेप 2, राइट इट एज ग्राम. स्टेप 2, राइट इट एज ग्राम. ठीक है, अब राइट इट एज ग्राम मतलब आपको क्या करना है, कुछ नहीं. हाइड्रोजन कितना है, 4.07 ग्राम. कार्बन ही है ना, 24.27 ग्राम. और फिर आता है क्लोरीन 71.65 ग्राम. डन 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 डन. ओके, अब ये होने के बाद ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2. स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया. अब देखो ध्यान से सुनो, क्या क्या उन्होंने दिया था, सबके परसेंटेज दिए थे और मॉलिक्यूलर मास दिया था और बोला इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो. दे गेव ऑल का परसेंटेज, दे गेव द मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास एंड दे टोल्ड यू टू फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला. स्टेप 1 सबका सम 100 है कि नहीं चेक करो. स्टेप 2 इसको ग्राम में कन्वर्ट करो. अब स्टेप 3 सबके मोल्स निकालो. फाइंड द मोल्स, सबके मोल्स निकालो. अब हम सबके मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लो पहले हम हाइड्रोजन के निकालेंगे तो 4.07 अपॉन मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. हाइड्रोजन का मोलर मास है 1. फिर कार्बन का गिवन मास है 24.27 और कार्बन का मोलर मास है 12. कार्बन का मोलर मास है 12. सो गिवन मास अपॉन मोलर मास. फिर आता है क्लोरीन का गिवन मास है 71.65 और मोलर मास है क्लोरीन का 35.5. सो स्टेप 3 इज फाइंड द मोल्स ऑफ एवरीवन. अब फाइंड द मोल्स, या आप मोल्स फाइंड आउट करो. मोल्स अभी मैं तो आपको सीधा डायरेक्ट बता रही हूं. सबका मोल्स आपको निकालना है 422. ठीक है, 422. ये मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ, बट यू हैव टू डिवाइड इट एंड कैलकुलेट द मोल्स. ठीक है, इतनी एक ही स्टेप आपको करनी है, बाकी कुछ नहीं. स्टेप 1 चेक इफ द परसेंटेज इज 100. स्टेप 2 कन्वर्ट इट इनटू ग्राम. स्टेप 3 फाइंड द मोल्स. क्लियर है यहां तक. अब हम जाएंगे स्टेप 4 के पास. व्हाट इज स्टेप 4? स्टेप 4 में आपको क्या करना है, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल. डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल. इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल का मतलब है कि आपको ढूंढना है कि इन तीनों में सबसे छोटा मोल किसका है. तो सबसे छोटा यानी 2 है, तो आपको इन तीनों को 2 से डिवाइड करना है. सो डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल का मतलब है आपको इन तीनों को 2 से डिवाइड करना है. जैसे हाइड्रोजन का आया था 4.02 समथिंग, उसको भी 2 से डिवाइड करो. कार्बन का आया था 2.20, उसको भी 2 से डिवाइड करो. क्लोरीन का भी उतना ही आया था 2.20, उसको भी 2 से डिवाइड करो. सो डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल. अब डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल करने के बाद इसका आंसर आएगा 2, इसका आएगा 1 और इसका भी आएगा 1. कर दिया डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल. अब डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल करने के बाद, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल करने के बाद गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, देखो ध्यान से देखो. ठीक है, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हाउ टू गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देखो हाइड्रोजन के 2 यूनिट है, मतलब 2 आया है इसीलिए H2. कार्बन का 1 आया है इसीलिए कार्बन, और क्लोरीन का 1 आया है इसीलिए 1 क्लोरीन.
समझ में आया कि नहीं आया? yes or no, 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 yes or no। तो हमने क्या किया, नाउ वी गेव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे दे दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाइड्रोजन के 2 यूनिट्स आए इसीलिए H2, कार्बन का 1 आया इसीलिए 1, क्लोरीन का भी 1 आया इसीलिए 1। ठीक है, डन 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 यहां तक। सो व्हाट वाज द स्टेप 1 बाळांनो? काय होती स्टेप 1? स्टेप 1 चेक इफ द percentage is 100 or not. Step 2 convert it into gram. Then we did the step 3. What was the step 3? What was the step 3? What was the step 3? Step 3 was कि हमने उसके मोल्स निकाले, फिर कर दिया डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल, जो स्मॉलेस्ट मोल आया उससे डिवाइड कर दिया। अब हम जाएंगे स्टेप 6 के पास। अब हम जाएंगे स्टेप 6 के पास। अब स्टेप 6 में देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू यूज, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास जो उन्होंने दिया है, ठीक है, उन्होंने जो मॉलिक्यूलर मास दिया है, उन्होंने जो मॉलिक्यूलर मास दिया है उनका अपॉन अपना, उनका अपॉन अपना। अभी अपना मतलब कैसे देखो, कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का है 1 लेकिन 2 यूनिट है तो वो हो जाएगा 1 into 2, और क्लोरीन का है 35। सो 12 + 2 हो गया 14, और 14 + 35, 12 + 2 हुआ 14 और प्लस 35, 5 + 4 9 और 3 + 1 4। तो उनका अपॉन अपना, उनका अपॉन अपना। उन्होंने क्वेश्चन में कितना दिया था बताओ मेरे को? उन्होंने क्वेश्चन में कितना दिया था? 98.96। सो अब हम करेंगे 98.96 अपॉन 49, जिसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, और इसको हम बोलेंगे R। अब आपको करनी है लास्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द फॉर्मूला बाय R, मल्टीप्लाई फॉर्मूला बाय R। अब मल्टीप्लाई फॉर्मूला बाय R हम कैसे करेंगे देखो, अभी C का तो एक ही यूनिट है तो R यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो C2 हो जाएगा, H के 2 यूनिट से R से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 4 हो जाएगा, क्लोरीन का एक ही यूनिट है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा। सो योर फाइनल फॉर्मूला इज 2C2H4Cl2। ठीक है, आई रिपीट, देखो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी हाइड्रोजन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, क्लोरीन का परसेंटेज, मॉलिक्यूलर मास। मैंने क्या किया, मैंने इन सब के परसेंटेज ऐड करके चेक किया, 100 है, हाँ बॉस 100 है। स्टेप 2 उनको ग्राम में लिख दिया, स्टेप 3 सबके मोल्स निकाले, फिर उस मोल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल था सबको मैंने उससे डिवाइड कर लिया, फिर ऐसे करके मैंने मॉलिक्यूलर मास दे दिया। फिर उसके बाद स्टेप 6 उनका अपॉन अपना कर दिया, अपना कैसे निकाला मैंने दिखा दिया, और फिर उसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय R। जो फॉर्मूला आया था आपका उसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय R। चलो क्लियर है सबको इधर तक? यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो हुआ 2.9। उसके बाद कैलकुलेट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये तो अलग आर्टिकल पे क्वेश्चन है, ये मैं आगे करके दिखाऊंगी। चलो नेक्स्ट हम आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? ये सारे कैलकुलेशन स्टोइशियोमेट्री के मैं आगे भी लेने वाली हूँ, डोंट वरी। वो जो न्यूमेरिकल्स मैंने छोड़े हैं ना, अब स्टोइशियोमेट्री का आर्टिकल सिखाऊंगी, फिर वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? देखो अगर एक रिएक्शन है उसमें A + B मिलके मेरे को दे रहे हैं प्रोडक्ट P, A + B मिलके मेरे को प्रोडक्ट दे रहे हैं P। अब आपने क्या किया, A के ले लिए 40 यूनिट्स, बहुत ज्यादा, कि घे भैया घे 40 युनिट, आणि याचे तुम्ही घेतले 20 युनिट, एक के 20 युनिट लिए। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साथ में आएंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट के लिए दोनों जरूरी है। जितना जरूरी A रिएक्टेंट है उतना ही जरूरी B रिएक्टेंट है, लेकिन बिकॉज आपने B रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में लिया वो जल्दी खत्म हो गया। बिकॉज आपने B रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में लिया B जल्दी खत्म हो गया।
और B जल्दी खत्म हो गया, इसके वजह से प्रोडक्ट बनना रुक गया, क्योंकि प्रोडक्ट बोलता है यार एक से थोड़ी प्रोडक्ट बनेगा, दोनों लगेंगे ना, दोनों रिएक्टेंट लगेंगे। सो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है दो रिएक्टेंट ले लो, एक ले लो ज्यादा क्वांटिटी में, एक रहेगा कम। अब जो कम है वो जल्दी खत्म हो गया। अब अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो एक रिएक्टेंट कुछ भी करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। बेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों की जरूरत होती है। अगर तुम बोलोगे मैं अकेला प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, दोनों की जरूरत लगेगी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। फिर क्या होगा, एक जल्दी खत्म हो गया, अब एक अगर जल्दी खत्म हो ही गया है, बिकॉज वन इज ओवर अर्ली, प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा, और इसके वजह से प्रोडक्ट बनना रुक गया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। सो दोनों रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, अब जो खत्म हो गया उसके वजह से प्रोडक्ट बनना रुक गया, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, ड्यूरिंग यानी जो दौरान, जेव्हा, जब, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनाते समय, दोनों जोर लगाएंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। एक से नहीं हो पाएगा बाबू भैया। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट both the reactants are involved, both the reactants are involved, दोनों की मजबूरी है, दोनों मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट, both the reactants are involved। अब क्या होगा, one reactant, एक रिएक्टेंट दोनों में से ऐसा होगा जो कम क्वांटिटी में होगा, वन रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो कैसा है, वन रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ऐसा रिएक्टेंट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। वन रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, क्वांटिटी gets consumed completely। One reactant which is present in less quantity gets consumed completely, और उसकी वजह से and hence, उसकी वजह से क्या होता है, and hence the amount of product formed, the amount of product formed is limited, the amount of product formed is limited। तो ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट रोक देता है, ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट रोक देता है, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द रिएक्टेंट ड्यू टू विच, द रिएक्टेंट due to which the amount of product formed, the reactant due to which the amount of product formed is limited is termed as limiting reagent, is termed as limiting reagent। समझ में आया? सो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, दो रिएक्टेंट लगे हैं प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन एक रिएक्टेंट खत्म हो गया। अब बिकॉज एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट बनना रुक गया, तो जिसके वजह से प्रोडक्ट बनना रुक गया उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सो सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया, जब दो रिएक्टेंट साथ में आते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी एंड वन इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। जो लेस क्वांटिटी वाला है वो खत्म हो जाता है,
gets consumed completely, hence the amount of product formed is limited. तो ऐसा reactant due to which the amount of product formed is limited is called as limiting reagent. Take a screenshot. Okay. उसके बाद एक आर्टिकल है लिमिटिंग रिएजेंट के बाद, जिसको हम बोलेंगे स्टोइशियोमेट्री। अब स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या है? वो स्टोइशियोमेट्री का मतलब है कि हम जब एक रिएक्शन की बात करते हैं, अब उस रिएक्शन में कौन कौन है? उस रिएक्शन में होता है रिएक्टेंट और उस रिएक्शन में होता है प्रोडक्ट। सो स्टोइशियोमेट्री का मतलब है हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं और रिएक्शन में आता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के साथ आता है प्रोडक्ट, लेकिन 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 आप इन दोनों की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप इन दोनों के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब क्या? आप दोनों के क्वांटिटी की बात कर रहे हो। सो स्टोइशियोमेट्री का मतलब है कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बारे में बात कर रहे हो, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आप बात क्या कर रहे हो? तो दोनों का रिश्ता क्या है? रिश्ता मतलब रिलेशनशिप, बट कैसा रिलेशनशिप? क्वांटिटी से रिलेटेड कि बाड़ा रिएक्टेंट का क्वांटिटी इतना है तो प्रोडक्ट का कितना होगा। समझ में आया? सो स्टोइशियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी रिएक्टेंट का क्वांटिटी कितना है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना है। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ reactant and product. It is the study of quantitative relationship between the reactant and the product. समझ में आया? चलो बढ़े आगे। अब हम करेंगे इसके ऊपर के क्वेश्चंस। देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से। देखो, चलो बॉस, तो अब हम करेंगे स्टोइशियोमेट्री के कैलकुलेशन, ठीक है। अब स्टोइशियोमेट्री के कैलकुलेशन में क्या क्या गिवन है हम वो लिखेंगे। व्हाट ऑल इज गिवन वो देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको क्या क्या निकालना है? मास ऑफ CO2 and mass of H2O. Calculate the mass of carbon dioxide and water formed on complete combustion of 24 gram of methane. So mass of methane उन्होंने दिया है 24 ग्राम। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, पहले तो रिएक्शन लिख लो। मीथेन मतलब हो गया CH4, मीथेन मतलब हो गया CH4। अब मीथेन मतलब हो गया CH4, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो O2। अब कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर दे दिया CO2, लेकिन अब ये 4 H कहां जाएंगे? एक H को 2 ऑक्सीजन लगते हैं, एक H को, ये देखो ऐसा है, 4 H है। अब सिंपल हो जाएगा, कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन CO2, अब 4 H है, 2 H को एक O लगेगा, 2 H को एक O लगेगा, यानी और 2 O एक्स्ट्रा लगेंगे, और 2 O लगेंगे, तो मैंने 2 कर दिया। अब 4 H मतलब हो गया 2H2O। सिंपल 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 हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब हम क्या करेंगे? देखो ये रही आपकी रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? मीथेन प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2 H2O। अब देखो मीथेन का मास कितना है? मीथेन है CH4, कार्बन है 12 और हाइड्रोजन है 1, लेकिन 4 यूनिट्स है तो 1 into 4, सो 12 + 4 कितना हुआ? ये हो गया 16, ये हो गया 16, ठीक है, ये लिख दो 16। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है? 16, O2 है इसलिए इंटू 2 कर दिया, तो बस 16 into 2 कितना हो गया? 16 + 16 कितना हो गया? 32, ये हो गया 32, लेकिन सामने भी 2 लिखा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 + 32 कितना होगा? 64, तो ये हो गया 64। उसके बाद CO2 कितना हुआ? देखो कार्बन है 12, ऑक्सीजन होता है 16,
2 यूनिट्स है इसीलिए 16 इंटू 2, कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16 और 2 यूनिट्स है इसलिए 16 इंटू 2, सो 12 प्लस 32, ये हुआ 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस 1 4, ये हुआ 44। और उसके बाद H2O कितना होता है, हाइड्रोजन होता है 1, तो 1 इंटू 2 और ऑक्सीजन होता है 16, सो 1 इंटू 2 प्लस 16 यानी 18, बट इंटू 2 करना पड़ेगा, सो क्योंकि 2 यूनिट्स है ना, तो 18 प्लस 18 कितना हुआ 36। ठीक है, सिंपल है, ये सारे निकाल के रख दो। डोंट टेल मी यू डोंट नो द मासेस, ओके। हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14। जगह भी नहीं है यहां लिखने के लिए, बट ठीक है, तुम लोग याद रखना, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। ये निकाल लिया। अब खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा नहीं। उन्होंने क्या बोला है, मास ऑफ CO2। तो मुझे एक बताओ, अगर आपने 16 ग्राम मीथेन लिया, 16 ग्राम मीथेन लिया, 16 ग्राम क्यों, क्योंकि यहां पे 16 आया, तो 16 ग्राम मीथेन ने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ये है आपका मीथेन और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो 16 ग्राम मीथेन ने, ध्यान से देखो, 16 ग्राम मीथेन ने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब वो बोल रहे हैं अगर मीथेन लिया 24 ग्राम तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, समझा। सो 16 ग्राम यहां से आया, 16 ग्राम ने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो 24 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो तुम कैसे करोगे बताओ, 24 मास ऑफ मीथेन, सॉरी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 24 इंटू 44 अपॉन 16, 24 इंटू 44 अपॉन 16। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 24 इंटू 44 अपॉन 16। चलो बताओ बताओ बताओ, ये 8 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 6 जा, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 22। सो 3 इंटू 22, 3 2 जा 6, 66। ठीक है, ये तुम लोग करो, ये मैंने यहाँ पे किया ना तो बहुत खिचड़ मिचड़ हो गया। ठीक है, तो ये 24 इंटू 44 अपॉन 16, 24 इंटू 44 अपॉन 16, तो ये आ गया 66। ठीक है, ये आ गया 66। अब ये तो हो गया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मास ऑफ, उन्होंने वाटर भी बोला है ना, मास ऑफ वाटर भी बोला है। अब मास ऑफ वाटर हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे को बताओ, 16 ग्राम ने 36 वाटर दिया ना, तो 16 ग्राम ने मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 16 ग्राम मीथेन ने कितना वाटर दिया, 16 ग्राम ने 36 दे दिया, 16 ग्राम ने 36 दे दिया। अब क्वेश्चन है कि 24 ग्राम कितना देगा, 24 ग्राम कितना देगा। सो 16 ने अगर 36 दिया तो 24 कितना देगा बताओ। अब मास ऑफ H2O हम कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ H2O इज इक्वल टू, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 24 इंटू 36 अपॉन 16। ठीक है, तो अब बता दो मास ऑफ H2O कितना होगा, मास ऑफ H2O, चलो बता दो। मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O 24 इंटू 36 अपॉन 16 बराबर है 54 ग्राम आ रहा है। गाइज यू गाइज कैलकुलेट, तुम लोग ने देखा मैं कितना खिचड़ी कर दूंगी। ठीक है, इफ यू विल डू आंसर विल कम सेम ओनली बाबा, 24 इंटू 36 अपॉन 16। ठीक है, फिर उसके बाद अभी आप करो 3 इंटू 36 अपॉन 2। ठीक है, चलो समझ में आया। सो मैंने क्या किया, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू इन द क्वेश्चन, कि मैंने पहले 16 ग्राम ने इतना दिया
तो 24 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और सेम मैंने वाटर के लिए किया, 16 ग्राम मीथेन ने 36 ग्राम वाटर दिया, तो 24 ग्राम मीथेन कितना देगा। सिंपल है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, नाउ सी दिस क्वेश्चन, सेम टाइप इट इज, हाउ मच amount of CaO will be produced. So what do you have to find out? What do you have to find out? You have to find out CaO. You have to find CaO. How much amount of CaO will be produced by decomposition of 5 gram of CaCO3? So what is given? Mass of CaCO3 5 gram. ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो पहले तो रिएक्शन लिख लो। व्हाट इज द रिएक्शन? CaCO3 gives CaO plus CO2। आपको यहां पे लिख के दूं क्या मैं मासेस? कैल्शियम इज 40, ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14, सोडियम इज याद नहीं आ रहा मेरे को, रुक जाओ 2 मिनट, आई हैव गॉट ब्लैंक। क्लोरीन इज 35, ठीक है, 35.5, सोडियम इज 21 आई गेस, ठीक है। सो हाँ, ओके, इतने मेरे को याद आ रहे हैं, ये लिख लो। हाँ, कॉपर इज 63, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पे लिख दिए। नहीं सॉरी, सोडियम इज 23, हाँ हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले CaCO3 का निकाल लो। कैसे निकालेंगे? कैल्शियम इज 40 प्लस कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 3, ये आप करोगे ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100, और CaO कैल्शियम इज 40 प्लस ऑक्सीजन इज 16, यानी ये हो गया 56। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ओके। अब उन्होंने क्या बोला है कि CaCO3 और ये है CaO। अब अगर 100 यूनिट्स ऑफ CaCO3 56 ग्राम CaO दे रहे हैं, तो सवाल है कि अगर 5 ग्राम ऑफ CaCO3 लिया तो कितना CaO प्रोड्यूस होगा। समझा? 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज गिविंग 56 ग्राम ऑफ CaO, तो उन्होंने बोला है अगर 5 ग्राम लिया तो कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, 5 इंटू 56 अपॉन 100, 5 इंटू 56 अपॉन 100, सो मास ऑफ CaO इज 5 इंटू 56 अपॉन 100, 5 इंटू 56 अपॉन 100, 2.8 ग्राम। सही आया, 2.8 ग्राम। डन 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 डन। चलो, बड़े बॉस आगे, बड़े बॉस आगे, बड़े बॉस आगे। यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो बड़े आगे, चलो 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 चलो। हाँ अच्छा, ये इधर एक बचा था ना, हाँ, सोडियम 23। चलो अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल चलो, अच्छा, ये अभी यहां पे हम उसके ऊपर आ गए 2.16, यानी स्टोइशियोमेट्री वाले क्वेश्चंस पे हम आ गए। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। हाँ, अब आते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब देखो, अब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यानी क्वांटिटी वहां पे कितनी प्रेजेंट है, ये हमको फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हमको 4 फैक्टर्स लगेंगे। पहला है परसेंटेज बाय वेट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन,
दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैरिटी, ठीक है, और लास्ट वाला है मोलैलिटी। अब डोंट टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स यू डोंट नो व्हाट इज मोल, ओके। मोल हमने सीखा है ना चैप्टर 1 में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो देयर आर मेन 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। एक को हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट, एक को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, एक को हम बोलते हैं मोलैरिटी और लास्ट वाले को हम बोलेंगे मोलैलिटी। अब ये चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में तुमसे देखो यहीं पे लर्न कैसे करवा के लेती हूं, बस तुम्हारा काम है मेरे पास ध्यान देना, दैट्स इट। ऑल यू हैव टू डू इज पे अटेंशन टुवर्ड्स मी, अटेंशन अटेंशन। ये देखो, नाउ व्हेन आई से परसेंटेज बाय वेट, बस परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला क्या है? तो परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला है मास ऑफ सल्यूट, जो भी आपको दिया रहेगा, ठीक है, मास ऑफ सल्यूट, इसमें न्यूमेरिकल्स भी लूंगी तो क्लैरिटी आएगी, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो टोटल सॉल्यूशन दिया होगा वो इनटू 100%, बिकॉज परसेंटेज में है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला है जो भी सॉल्यूट दिया रहेगा उसका मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और बॉस मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मान लो अगर आपको A है सॉल्यूट, A है सॉल्यूट और ये दिया है, A है सॉल्यूट और ये दिया है 5 ग्राम, B है आपका सॉल्वेंट और ये दिया है 10 ग्राम। तो आप कैसे करोगे? सॉल्यूट का मास ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ गया। सो 5/10 + 5 यानी 5/15, समझा? सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखना बॉस, ध्यान से। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से। वी डिनोट मोल फ्रैक्शन बाय कैपिटल X। अब मोल फ्रैक्शन के लिए तुमको मोल निकालते आना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट कर दिया। अब ध्यान से सुनो, मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट कर दिया। अब कैसे निकालेंगे? तो जिसका, मान लो A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर आएगा अपॉन N टोटल, यानी टोटल मोल्स नीचे आ जाएंगे। अगर हमको बोल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो अब जिसके मोल्स निकालने हैं वो ऊपर आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर आ जाएंगे और टोटल मोल्स नीचे आ जाएंगे, यानी N टोटल नीचे। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ C बोल दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। समझ में आया? सो हाउ डू यू फाइंड मोल फ्रैक्शन? तो बॉस जिसके मोल्स निकालने हैं वो ऊपर, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर, बाकी सब नीचे। उसके बाद अब हम आते हैं मोलैरिटी के पास। बॉस ये जो मोलैरिटी है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब मोलैरिटी हम कैसे लिखेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आया? सो हम इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो होना चाहिए लीटर में। समझ में आया क्या? अब हम लिखेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, इसका न्यूमरेटर सेम है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, इधर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, इधर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी मोलैलिटी का न्यूमरेटर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इधर आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
और इधर आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो अगर मुझे किसी ने पूछा परसेंटेज बाय वेट, तो मैं बोलूंगी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। मोल फ्रैक्शन पूछा तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर, बाकी टोटल मोल्स नीचे। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोला तो बी के मोल्स ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। मोलारिटी और मोलालिटी सेम है, न्यूमरेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है, बट इधर आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और इधर आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? सो देयर वाज दिस वन क्वेश्चन ना, आई टोल्ड यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद लेती हूँ। Why did I leave so many blank slides? मी एवढा सोडल्यात ना. ये देखो, a solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. So mass of solute कितना है? Mass of solute A 2 gram, mass of solvent B 18 gram. Calculate the percentage by weight. What is the formula for percentage by weight? So percentage by weight का formula है mass of solute upon mass of solution into 100. mass of solute कितना है? 2 और 18 प्लस 2 20 इंटू 100. करो 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 करो, बोलो 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 बोलो. 0 0 कैंसल, 2 by 2 1 1 इंटू 10 10%. समझ में आया क्या बॉस? यस और नो, 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 जल्दी. अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो. यस और नो. चलो डन. यस और नो. आई डिड आई इरेज दिस. हाँ चलो बढ़े आगे. अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के पास. किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर? यस, हाँ, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है. डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. एक्यूरेसी क्या है? नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. फिर आता है प्रिसिजन. प्रिसिजन का मतलब है कि हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और उसका क्लोजनेस देखते हैं. फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला इसमें 2 एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर. दोनों के फॉर्मूलाज भी बोले. इधर एब्सोल्यूट डेविएशन एंड मीन डेविएशन. उसके बाद ये वैल्यू जो है ये मोस्टली आप एक ही बार कैलकुलेट करते हो. एक्यूरेसी एक बार लिया तो बार 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 लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिसिजन के लिए आपको रीडिंग बार 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 लेनी पड़ती है. सेवरल मेजरमेंट्स आर नीडेड. और उसके बाद जितनी ज्यादा एक्यूरेसी, जितने अच्छे मार्क्स, गलतियां उतनी कम हुई है ना. सो हाई एक्यूरेसी स्मॉल एरर, लेकिन यहाँ पे हाई प्रिसिजन इंप्लाइज टू रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रीडिंग. यानी अगर प्रिसिजन हाई आया तो वी विल कीप टेकिंग द रीडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ओके, उसके बाद टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है. त्याच्यानंतर why does molarity of a solution depend upon temperature? ये देखो, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बराबर है. सो वॉल्यूम और मोलारिटी का गहरा रिश्ता है. अब टेम्परेचर और मोलारिटी का भी गहरा रिश्ता है. देखो कैसा है? मोलारिटी इज इक्वल टू सल्यूट के मोल्स, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का सीधा रिश्ता है. तो अब क्या होगा? देखो, मोलारिटी भाग रहा है वॉल्यूम के पीछे और वॉल्यूम भाग रहा है टेम्परेचर के पीछे. तो इनका बन गया है लव ट्रायंगल. लव ट्रायंगल. मोलारिटी भाग रहा है वॉल्यूम के पीछे
और वॉल्यूम भाग रहा है टेम्परेचर के पीछे। तो अगर टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा और वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी बदलेगी। तो इनके ट्रायंगल की वजह से टेम्परेचर बदला, वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम बदला, मोलैरिटी बदल गई। समझे क्यों? क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम और मोलैरिटी का भी एक रिश्ता है और टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी सीधा रिश्ता है। तो ये बदल गया तो ये बदलेगा, ये बदला तो ये बदलेगा। इनका लव ट्रायंगल है। देखो, why does molarity of a solution depend on temperature? Molarity is the number of moles of solute present in 1 liter solution और नीचे volume of solution varies with change in temperature. So if there is a change in temperature, volume will change and volume बदल गया तो molarity भी बदलेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? सो इनका लव ट्रायंगल कैसा है? कैसा है? मोलैरिटी भाग रहा है वॉल्यूम के पीछे, वॉल्यूम भाग रहा है टेम्परेचर के पीछे और इनका चल रहा है गुलु 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 गुलु। देखो, ठीक है। अब दिस वाज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि मोस्ट डिमांडेड चैप्टर था। एनालिटिकल केमिस्ट्री से व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट, ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज बाय वेट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। उसके बाद डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट आता है, स्टोइशियोमेट्री की डेफिनेशन आपको आ सकती है, व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री। उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे जो बेसिकली अभी हमने सॉल्व किए। उसके बाद व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, डिफाइन करो, ये आ सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये डिफाइन करो, आ सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं ये बताओ, आ सकता है। फिर एक्यूरेसी प्रिसिजन का डिफरेंस और उसके बाद एक्यूरेसी प्रिसिजन के डिफरेंस के साथ एक्यूरेसी में 2 एरर्स है, कौन से? एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, उनके फॉर्मूला, और प्रिसिजन में 2 डेविएशन के फॉर्मूला। उसके बाद व्हाट इज द लीस्ट काउंट पूछा जा सकता है और डिफाइन व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये तो पक्का पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। और एक और डेफिनेशन मैं आपको जाते टाइम होमवर्क बोलकर देके जा रही हूं, परसेंटेज कंपोजिशन। ये एक डेफिनेशन आपको मुझे कमेंट में बतानी है। जो कमेंट में ये डेफिनेशन बताएगा उसको अगले 1 शॉट में शाउट आउट मिलेगा। सो परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन अगले तुम लोगों को मुझे बतानी है इन द कमेंट सेक्शन टू गेट अ शाउट आउट फॉर योर नेक्स्ट 1 शॉट। और बहुत सारे 1 शॉट आपको अवेलेबल है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में थोड़ा नीचे 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 जाना पड़ेगा। एंड बिफोर गोइंग वन रिमाइंडर कि बॉस MVSAT इज बैक। MVSAT इज बैक मतलब ये एक तो ऑनलाइन टेस्ट है, बिल्कुल फ्री है एंड यू कैन विन प्राइजेस अप टू 2 करोड़। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अभी तक अगर ये फ्री ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है तो दे देना और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे मैं तो बहुत अपडेटेड होती हूँ और तुमको नए नए अपडेट्स वहां भेजते रहती हूँ। सो ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल विदाउट फेल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।